कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया। चैप्टर नंबर 7 को कंटिन्यू करते हुए आज का टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास दैट इज़ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों के लिए नया टॉपिक है। पहली बार आप लोग ये वर्ड सुन रहे होंगे। आगे मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में, बट 2-3 वीडियोस तक आप लोगों को सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ना है, तब आप लोगों को पता चलेगा कि है क्या सेंटर ऑफ मास। स्टार्ट करेंगे किससे? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स से। पहले हम करेंगे कंसीडर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, उसका निकालेंगे सेंटर ऑफ मास। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कंसीडर करें। फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स I am going to find center of mass। किसके लिए? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए। तो पहले हम कंसीडर कर लेते हैं सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स ऑन एक्स एक्सिस। इसे हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस। ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस। इसे मैं ले लेता हूँ ओरिजिन। यहाँ पे मान लो रखा हुआ है फर्स्ट पार्टिकल जिसका मास है m1, और यहाँ पे रखा हुआ है सेकंड पार्टिकल जिसका मास है m2। सपोज m1 इज एट ए डिस्टेंस x1 from the origin and m2 is at a distance x2 from the origin। हमारे पास 2 पार्टिकल्स हैं जिनका मास क्या है? m1 एंड m2। यहाँ पे हमने ले ली है ओरिजिन। तो डिस्टेंस कहाँ से मेजर किया जा रहा है? ओरिजिन से। मान लो कि यहाँ कहीं पे उनका मिल रहा है सेंटर ऑफ मास, यहाँ कहीं पे मिल रहा है उनका सेंटर ऑफ मास। तो इस पॉइंट को मैं डिनोट कर रहा हूँ C से, और इस डिस्टेंस को हम ले लेते हैं x। क्या डिस्टेंस ले लेते हैं? x। वी आर इंटरेस्टेड इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। कहाँ पे मिले सेंटर ऑफ मास सिस्टम का? एक सिस्टम है जिसमें 2 पार्टिकल है और उसका निकालना है सेंटर ऑफ मास। क्या होता है सेंटर ऑफ मास? वो धीरे धीरे आप लोगों को आइडिया आएगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। चलिए, सपोज सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ 2 particles is at a distance x from the origin। ये हमने मान लिया, ठीक है। तो ये x निकाले कैसे? तो x का इक्वेशन बनेगा x इज इक्वल टू m1 x1 mass of first particle and distance of first particle from the origin plus mass of second particle into distance of second particle from the origin upon total mass। total mass क्या है? m1 plus m2, राइट। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो ये दे देगा हमें पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। कहाँ पे मिले पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? x इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। व्हाट इज x? x इज द मास वेटेड mean of x1 and x2।
x क्या है, दैट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मास वेटेड मीन ऑफ x1 एंड x2। m1 कहाँ पे है, डिस्टेंस x1 पे, m2 कहाँ पे, x2। अब इनके मास के अकॉर्डिंग सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या बनेगी, दैट इज x, मास वेटेड मीन ऑफ x1 एंड x2। चलिए अगर मैं दोनों पार्टिकल्स का मास सेम ले लूं, इफ m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, दोनों पार्टिकल्स का मास क्या ले ले, सेम, तो हमें x क्या मिलेगा, देन x विल बी इक्वल टू, यहाँ पे m1 की जगह क्या रखेंगे, mx1 प्लस mx2 अपॉन m1 प्लस m2, मतलब क्या बनेगा 2m, यहाँ से कॉमन क्या निकल जाए, m इंटू x1 प्लस x2 अपॉन 2m, m ने m को मार दिया, देयरफॉर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट इज x1 प्लस x2 बाय 2। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या बनेगा, x1 प्लस x2 बाय 2। तो यहाँ से क्या पता चले, फ्रॉम इक्वेशन 2 we can say that for two particles of same mass, center of mass lies exactly midway between two particles, राइट। x1 प्लस x2 बाई 2 यहाँ पे मिलेगा इन दोनों के एग्जैक्टली मिडल में। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 वी कैन से दैट फॉर टू पार्टिकल्स ऑफ सेम मास सेंटर ऑफ मास लाइज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन टू पार्टिकल्स। अब दोनों का मास सेम होगा तो पता चल गया कहाँ पे मिलेगा सेंटर ऑफ मास। अगर दोनों का मास सेम नहीं हो, एक का मास ज़्यादा हो और एक का मास कम हो, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे मिले, तो सेंटर ऑफ मास वहाँ पे मिलेगा जहाँ पे मास ज़्यादा है। मान लो कि m1 इज़ ग्रेटर देन m2, क्या मान लें, m1 ग्रेटर देन m2, देन द सेंटर ऑफ मास लाइज नियर टू m1, हेवियर पार्टिकल की तरफ मिलेगा सेंटर ऑफ मास। अगर इसका मास ज़्यादा है तो इसकी तरफ मिलेगा, तो जहाँ पे हेवियर पार्टिकल होगा उस तरफ मिलेगा सेंटर ऑफ मास, उसके नियर बाय मिलेगा। पर दोनों का मास सेम होगा तो कहाँ पे मिलेगा, एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन टू पार्टिकल्स। क्या ठीक समझ में आया? चलो ये तो दो पार्टिकल की बात हुई। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए क्या लाना, सेंटर ऑफ मास। तो अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों तो क्या करें, फॉर सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स, फॉर सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स, ध्यान से देख, फिर से वही चीज़, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहाँ पे ले लेते हैं m1, यहाँ पे ले लेते हैं m2, यहाँ पे ले लेते हैं mn, ठीक है। ये डिस्टेंस ले लेते हैं x1, ये ले लेते हैं x2 और ये ले लेते हैं xn, क्या ठीक। फॉर सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स व्हाट शुड बी द इक्वेशन फॉर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कहाँ पे मिले सेंटर ऑफ मास, तो सिंपल इक्वेशन बनेगा। ध्यान दो, इसके लिए पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है तो क्या बनेगा इक्वेशन, x इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस अप टू mn xn अपॉन
टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस अप टू mn, राइट। तो ये इक्वेशन बनेगा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का। n पार्टिकल्स है तो ये इक्वेशन लगेगा, 2 पार्टिकल है तो ये इक्वेशन लगा। जितने पार्टिकल्स दिए हों उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन लगा के आप सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकाल सकते हो। क्या समझ में आया? अच्छे से, परफेक्ट, एकदम। चलिए जल्दी से लिख लो। फॉर सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स, अभी हमने फॉर्मूला ऑब्टेन किया फॉर सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स in 1 dimension. Position of center of mass can be given as m1 x1 plus m2 x2 plus up to mn xn upon m1 plus m2 plus up to mn. क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ? दिस इज समेशन, सो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सिग्मा mi xi अपॉन सिग्मा mi। चलिए i कहाँ से स्टार्ट करेंगे? i की वैल्यू 1 to n, i इज इक्वल टू 1 to n। व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट समेशन ऑफ ऑल द मासेस। तो ये हमें क्या दे देगा? टोटल मास। देयरफॉर this x can be written as sigma I is equal to 1 to n mi xi upon capital M, where capital M, that is the total mass of the system, M, that is the total mass of the system. चलिए ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया। नाउ लेट मी कंसिडर 3 पार्टिकल्स नॉट लाइंग इन स्ट्रेट लाइन। फॉर सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल्स नॉट लाइंग इन a straight line, स्ट्रेट लाइन के लिए तो समझ में आ गया, इजीली हम सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकाल सकते हैं। फॉर सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल्स नॉट लाइंग इन स्ट्रेट लाइन, उसके लिए क्या किया जाए? तो मान लो हम यहाँ पे 3 पार्टिकल कंसिडर कर रहे हैं। पहले का मास मैं ले लेता हूँ m1, दूसरे का मैं ले लेता हूँ m2 और तीसरे का मैं ले लेता हूँ m3। इस तरह से 3 पार्टिकल बन गए, ठीक। चलिए अब इसके लिए हमें क्या कंसिडर करना होगा? एक प्लेन। क्या कंसिडर करना होगा? एक प्लेन। क्या ठीक? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ओरिजिन। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो हमें कंसिडर करना होगा। अब ओरिजिन से m1 कितने डिस्टेंस पे है? सपोज पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल दैट इज r1 वेक्टर, इसे मैं क्या ले लेता हूँ? r1 वेक्टर। सपोज पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड पार्टिकल दैट इज r2 वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ थर्ड पार्टिकल दैट आई एम टेकिंग r3 वेक्टर। मान लो इन सब का सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे मिल रहा है एट पॉइंट C। इसके लिए हम ले लेते हैं r वेक्टर। क्या ले लेते हैं? r वेक्टर। क्या ठीक? अगर वेक्टर फॉर्म में रखना है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड कर सकते हो, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट।
चलिए m1 के लिए कोऑर्डिनेट में लिखना हो तो क्या लिख सकता हूँ मैं, x1 y1, ठीक। यहाँ पे जो पोजीशन बनेगी वो x1, यहाँ पे जो पोजीशन बनेगी वो y1। m2 के लिए मैं लिख सकता हूँ x2 y2, इसके लिए m3 के लिए हम लिख सकते हैं x3 y3, और सेंटर ऑफ मास के लिए मैं ले लेता हूँ पोजीशन x और y। क्या ले लेता हूँ, x एंड y। अब मुझे बताओ x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या मिला है। x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी सिंपल, इस तरह से ही निकाल जाएगा x कोऑर्डिनेट। क्या बनेगा फॉर्मूला, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। सिंपल। चलिए y कोऑर्डिनेट निकालना हो तो y कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो क्या करेंगे, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। इस तरह से हम निकाल सकते हैं x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब मान लो कि ये तीनों ही पार्टिकल का मास कैसा है, सेम, m1 m2 m3 इज इक्वल टू m। अगर तीनों का मास सेम रहा तो क्या बनेगा, इफ m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3 इज इक्वल टू m, देन व्हाट विल बी x क्या बनेगा मुझे बताओ। यहाँ पे mx1 mx2 mx3, m प्लस m क्या बनेगा, 3m। m को कैंसिल कर देगा तो क्या बनेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 एंड y विल बी इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। यस सर, दो पार्टिकल के लिए क्या बन रहा था, x1 प्लस x2 बाई 2, मास सेम था। यहाँ पे 3 है तो क्या बन रहा है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ये जो 3 पार्टिकल हैं वो एक ट्राइंगल बना रहे हैं, ध्यान से देखो, m m और m। क्या कुछ इस तरह का ट्राइंगल बन रहा है, यस और नो। यहाँ पे x1 प्लस x2 बाई x3, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 करें, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 करें तो पोजीशन कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे एट पॉइंट G। एंड व्हाट इज G? G दैट इज नथिंग बट सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल। So we can say that center of mass coincides with centroid of triangle for system of 3 particles, having same mass in plane। जो ट्राइंगल बनेगा उसके सेंट्रोइड पे ही हमें मिलेगा सेंटर ऑफ मास, तो यहाँ पे मिलेगा सेंटर ऑफ मास। पर कंडीशन क्या है कि तीनों का मास क्या होना चाहिए, सेम। अगर तीनों का मास सेम है तो सेंट्रोइड पे ही मिलेगा सेंटर ऑफ मास, और अगर सेम नहीं है तो पोजीशन चेंज हो सकती है। वो पोजीशन क्या होगी वो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। क्या ठीक, क्या इतनी बातें क्लियर है, एकदम परफेक्ट। अब आप बोलोगे सर आपने वेक्टर फॉर्म में तो भी तो लिखा है, वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो क्या करें, तो वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ से बताओ क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, सिग्मा mi xi अपॉन कैपिटल M, ये टोटल मास हो गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा mi yi अपॉन कैपिटल M। यहाँ पे i की लिमिट क्या होगी, 1 to n।
यहाँ पे 3 है तो 1 2 3, i इज इक्वल टू 1 2 3। n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे तो 1 2 n। अब वेक्टर फॉर्म के बारे में देखना हो तो क्या करना होगा, तो वहाँ पे x और y कोऑर्डिनेट मत लो, वेक्टर फॉर्म में लाओ। कैसे लाना है वो मैं दिखाता हूँ, पर उससे पहले इतना लिख लो। यहाँ पे हमने 3 पार्टिकल कंसिडर किए हैं, पर इसकी जगह n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते तो क्या होता। और यहाँ पे हमने प्लेन कंसिडर किया है। मान लो स्पेस कंसिडर करें, 3 डायमेंशन कंसिडर करें, तो फॉर सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स इन स्पेस, x कोऑर्डिनेट क्या बनेगा सेंटर ऑफ मास का, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस अप टू mn xn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस अप टू mn, राइट। क्या इसे हम लिख सकते हैं सिग्मा mi xi अपॉन कैपिटल M, i इज इक्वल टू 1 to n। क्या ठीक। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट क्या बने, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n mi yi अपॉन कैपिटल M। क्या ठीक। z कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n mi zi अपॉन कैपिटल M। क्या ठीक, यही बनेगा। चलिए एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट तो मिल जाएंगे आसानी से। चलो वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो इन वेक्टर फॉर्म फॉर ith पार्टिकल, इफ आई वांट टू राइट द पोजीशन वेक्टर देन आर आई वेक्टर कैसे लिखा जाएगा। जैसे इसके लिए क्या बनेगा x1 i कैप y1 j कैप, वैसे ही ith पार्टिकल के लिए लिखना हो तो क्या बनेगा xi i कैप प्लस yi j कैप प्लस zi k कैप। चलिए फॉर सेंटर ऑफ मास, फॉर सेंटर ऑफ मास पोजीशन वेक्टर लेट मी टेक आर वेक्टर, जैसे यहाँ पे ली गई, ठीक। उसके लिए क्या बनेगा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, क्योंकि उसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे x y z, तो क्या लिखेंगे x i कैप y j कैप प्लस z k कैप। अब मुझे बताओ सेम टू सेम यहाँ पे बना रहा हूँ। अगर वेक्टर फॉर्म में मुझे सेंटर ऑफ मास के लिए फॉर्मूला लिखना हो तो क्या लिखेंगे आर वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स वाई जेड है उसकी जगह क्या आ जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई आर आई वेक्टर अपॉन कैपिटल M, दैट इज टोटल मास। तो ये बन गया वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला। क्या समझ में आया, एकदम परफेक्ट। चल कंडीशन लेता हूँ एक। मान लो जहाँ पे हमें सेंटर ऑफ मास मिल रहा है वहीं पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रख दें, मतलब ओरिजिन को कहाँ पे कंसीडर करें सेंटर ऑफ मास पे। इफ ओरिजिन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एट सेंटर ऑफ मास, इफ ओरिजिन इज एट सेंटर ऑफ मास, मतलब आर वेक्टर क्या हो जाएगा 0। इसी को हम कहाँ पे ले रहे हैं, ये ओरिजिन को कहाँ पे ले लें यहाँ पे, क्या ठीक। तो ये तो क्या हो जाएगा 0, m को सामने लेके जाओ 0 इंटू एनीथिंग 0, तो क्या बनेगा सिग्मा एम आई आर आई वेक्टर विल बी 0। इनका टोटल समेशन करोगे तो क्या मिलेगा 0। जब
सेंटर ऑफ मास को कहाँ पे ले लिया जाए, ओरिजिन पे। ये चीज़ भी काम आएगी, भले ही छोटा सा एक पॉइंट है पर काम आएगा, इम्पोर्टेंट चीज़ है क्या, ठीक। अब हमने डिस्क्रीट पार्टिकल्स के लिए तो सेंटर ऑफ मास निकालने की मेथड सीख ली। डिस्क्रीट पार्टिकल्स, कंटिन्यूस नहीं है, डिस्क्रीट है। अगर कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा, कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि कोई थिन रोड ले लो, ठीक, डिस्क ले लो, उसमें अगर हमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालनी होगी तो किस तरह से निकालेंगे, तो उसके लिए भी स्टडी करते हैं। पर उससे पहले आप लोग इतना लिख लो, चलिए कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ले लेते हैं। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, फॉर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, इसके लिए आप कोई भी रिजिड बॉडी ले लो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ले रहा हूँ रोड, ये जो रोड है इसे हम स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स में अगर डिवाइड कर दें तो कुछ इस तरह से इसे डिवाइड किया जा सकता है। इस तरह से इसे स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है पूरी रोड को। क्या ठीक। तो यहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंटिन्यूस है, डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, एक पार्टिकल का मास दूसरे पार्टिकल का मास, ऐसा नहीं। अब कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन रहा तो किस तरह से निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स सेंटर ऑफ मास के। तो यहाँ पे इन स्मॉल स्मॉल एलिमेंट के मास ले लो, डेल्टा m1 मान लो इसका, इसका मान लो डेल्टा m2, इसका मान लो डेल्टा mn। क्या ठीक। हमने n नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स लिए हैं, कितने, n नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स, ठीक। चलिए तो क्या बनेंगे कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास आर कैसे दिए जाएं कोऑर्डिनेट्स। एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें तो आप लोगों को एक जगह पे ओरिजिन ले लेनी होगी, ठीक। फिर एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हो, बॉडी पे डिपेंड करता है। यहाँ पे रोड ली है, आप डिस्क ले सकते हो, स्फीयर ले सकते हो, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, जैसे निकालते हैं सेम प्रोसीजर, सिग्मा, यहाँ पे मास कैसा लेंगे, स्मॉल, डेल्टा एम आई एक्स आई, डेल्टा एम आई एक्स आई अपॉन सिग्मा डेल्टा एम आई। लिमिट ले लो, आई इज इक्वल टू 1 to n, आई इज इक्वल टू 1 to n। तो आई की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या बनेगा, डेल्टा m1 x1, फिर डेल्टा m2 x2, इस तरह से। क्या ठीक। y कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो क्या करेंगे, सेम वे, आई इज इक्वल टू 1 to n डेल्टा एम आई वाई आई अपॉन सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n डेल्टा एम आई। क्या ठीक। जेड कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n डेल्टा एम आई जेड आई अपॉन सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n डेल्टा एम आई। क्या ठीक। इस तरह से मिलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। ये समेशन करके मिलेंगे। अगर ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ाए जाएं, इफ वी टेक n larger and larger and
each mass delta m smaller and smaller, then अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ा दिए जाए, छोटे छोटे इनफाइनाइट टुकड़ों में डिवाइड किया जाए, मान ले छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया जाए, ठीक, तो क्या होगा, मास कैसा हो जाएगा, ईच मास बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर, यस और और वो हर टुकड़े का मास, इनफाइनाइट टुकड़े कर रहे हैं तो हर एक टुकड़े का मास बहुत ही स्मॉल होगा और ऑलमोस्ट सेम मास मिल रहा होगा। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े बना दें तो उन सब का मास ऑलमोस्ट सेम आएगा। तो ध्यान से देखो क्या बनेगा, दिस सिग्मा डेल्टा एम आई, सिग्मा डेल्टा एम आई क्या बनेगा भाई, ध्यान से देख, इंटीग्रेशन ऑफ समेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इंटीग्रेशन, डेल्टा एम आई की जगह क्या हो जाएगा, डी एम। इस केस में समेशन को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन से, सो इंटीग्रेशन डी एम। डी एम क्या है, स्मॉल मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट, छोटे छोटे एलिमेंट जो बनेंगे उसका मास होगा, उन सब का इंटीग्रेशन कर दें, ये जो मास बनेंगे डी एम डी एम डी एम, उन सब का इंटीग्रेशन कर दें तो क्या बनेगा, टोटल मास। टोटल मास क्या बनेगा, कैपिटल एम, यस और नो, टोटल मास मिल जाएगा। चलिए बढ़िया, सिग्मा डेल्टा एम आई एक्स आई का लिखें, डेल्टा एम आई एक्स आई कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन एक्स की पोजीशन अलग अलग के लिए अलग अलग होगी, उसके लिए इंटीग्रेशन करना होगा, बाकी डेल्टा एम आई तो क्या हो जाएगा, डी एम, सो इंटीग्रेशन एक्स डी एम। इसको क्या लिखा जा सकता है, इंटीग्रेशन एक्स डी एम। यहाँ पे भी लिमिट लगेगी 1 to n, यहाँ पे ले लें 1 to n, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1 to n। सिग्मा डेल्टा एम आई वाई आई कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन वाई डी एम, क्या ठीक। सिग्मा डेल्टा एम आई जेड आई कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन जेड डी एम, क्या ठीक। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, x कोऑर्डिनेट कैन बी रिटन एज सिग्मा डेल्टा एम आई एक्स आई की जगह क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन एक्स डी एम, इंटीग्रेशन एक्स डी एम अपॉन सिग्मा एम आई की जगह क्या लिखेंगे, कैपिटल एम, टोटल मास। तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है 1/m इंटीग्रेशन एक्स डी एम, क्या लिखा जा सकता है, इंटीग्रेशन एक्स डी एम। सेम वे y के लिए लिखें तो क्या बनेगा, 1/m इंटीग्रेशन वाई डी एम, क्या ठीक। z के लिए लिखें तो क्या बनेगा, 1/m इंटीग्रेशन जेड डी एम, क्या ठीक। वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, ये तो कोऑर्डिनेट्स मिले x y और z, वेक्टर फॉर्म में लाना हो तो क्या बनेगा, इन वेक्टर फॉर्म दिस कैन बी रिटन एज r वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन r वेक्टर dm अपॉन कैपिटल M। एक्स वाई जेड है उसकी जगह क्या आ जाएगा, r वेक्टर dm अपॉन कैपिटल M। एक्स वाई जेड की जगह आ जाएगा r वेक्टर dm एज इट इज अपॉन टोटल मास। तो अगर कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो इस तरह से निकाल लो, और डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो उसके लिए तो सिंपल फॉर्मूला है। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि कौन सी कंडीशन होगी तो हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या ठीक। चलिए यहाँ पे अगर होमोजेनियस बॉडी दी हो, कैसी बॉडी, होमोजेनियस, फॉर होमोजेनियस बॉडीज
ऑफ रेगुलर शेप लाइक रोड, डिस्क, sphere, ring, etc. For homogeneous bodies of regular shape like rod, disc, sphere, rings, etc., center of mass lies at geometric center. अब आप बोलोगे सर होमोजीनियस बॉडी मतलब क्या? होमोजीनियस बॉडी मतलब क्या? बॉडी विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास, बॉडी विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास, कहीं पे अनइवन नहीं होना चाहिए। ऐसी रोड मत कंसिडर करो, क्या ठीक? यहाँ पे कम, यहाँ पे ज़्यादा। बॉडी विथ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मास होगा, बॉडी विथ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होगा, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे मिलेगा? एट द जियोमेट्रिक सेंटर। अगर डिस्क ले लें तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे मिलेगा? जियोमेट्रिक सेंटर पे। रिंग ले लूँ तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे मिलेगा? जियोमेट्रिक सेंटर पे। पर कैसी बॉडीज होनी चाहिए? होमोजीनियस। क्या समझ में आया? एकदम परफेक्ट। फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये कंसेप्ट बनेगा। कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालने हैं वो आप लोगों को पता चल गया होगा, क्या ठीक? पर सेंटर ऑफ मास का टॉपिक अभी ख़त्म हुआ नहीं है। अभी 2-3 वीडियो आप लोगों को और पढ़ने, तब जाके आप लोगों को इसका कंसेप्ट क्लियर होगा सेंटर ऑफ मास का। हाँ, कोऑर्डिनेट्स निकालना अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी तो सिर्फ पोजीशन मिली है, याद हो तो। पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सारी चीज़ें भी पढ़नी होंगी, तो उनके बारे में भी पढ़ेंगे। पर आज तक के लिए इतना ही। लिखने के लिए आप लोगों को समय मिलेगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीपक सर के साथ पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।